हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल मानवा मांगा ऑडियो पर। नो लॉन्ग टॉक्स, सीधा कहानी पे आते हैं। लेट्स एंजॉय द स्टोरी। कहानी शुरू होती है जब अपोकलिप्स शुरू होता है। लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं और हर जगह मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये सारा केओस हमारे लड़के को परेशान नहीं करता, क्योंकि उसे एक रहस्यमयी टोकन मिलता है जो उसे एक ऐसी जेल का एक्सेस देता है जो शक्तिशाली मॉन्स्टर्स से भरी है, जो उसकी सेवा करने के लिए मजबूर हैं। और तो और इस जेल के अंदर वो ऐसे रिसोर्सेज जमा कर सकता है जो कभी खराब नहीं होते, जिंदा जानवर रख सकता है और यहाँ तक कि प्लांट्स भी उगा सकता है बिना बाहर के अपोकलिप्स की चिंता किए। लेकिन ये सब जल्द ही खत्म हो जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा देते हैं और टोकन खुद ले लेते हैं। वो हंसते हैं और उसे कचरे की तरह लात मारते हैं, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। उन पागल कमीनों को यकीन है कि वो इससे बच निकलेंगे, लेकिन हमारा लड़का आग में जलता हुआ यूनिवर्स से एक दूसरे मौके की भीख मांगता है। और उसे सच में वो मौका मिल जाता है जब वो टाइम में वापस रिग्रेस करता है, ठीक उस वक्त जब अपोकलिप्स शुरू होने वाला था। भाई साहब, दोस्ती और प्यार के नाम पे कलंक निकले ये तो। बेचारे को तंदूरी चिकन बना दिया, पर यूनिवर्स ने बोला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दुनिया को शांत और आने वाले अपोकलिप्स से अनजान पाकर शियान चौंक जाता है और वो अपनी गलतियां ना दोहराने का फैसला करता है। वो तुरंत उस टॉक्सिक अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है जिसने उसे कभी धोखा दिया था। अब आजाद होकर हमारा हीरो एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है। रुलॉन के घर पर वो गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। इस बात से नाराज की शियान ने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुजून अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, ये सुझाव देते हुए कि शायद हमारे प्रोटैगनिस्ट को उनकी सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। रुलॉन इसे खारिज कर देती है, ये दावा करते हुए कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो मानती है कि शियान एक बेवकूफ़ है। उसके हाल ही के बर्ताव के बावजूद उसे लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बस इर्रेशनल बिहेव कर रहा है और आखिरकार उसके पास वापस आएगा। वो प्लान बनाती है कि जब वो रेंगता हुआ वापस आएगा तो वो टोकन मांग लेगी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिस पर सूजन सहमत होता है। इनकी गलतफहमी तो देखो, इन्हें लग रहा है हीरो वापस आएगा, पर भाई ने तो सख्त लौंडा मोड ऑन कर लिया है। कटा तेरा रूलॉन कटा। सीन शिफ्ट होता है शियान की बहन पर, जो सवाल करती है कि वो 30 किलोमीटर टैक्सी से जल्दी में सिर्फ उस एयरलूम यानी विरासत को लेने क्यों आया। उसकी आंखों में बदलाव देखकर वो पूछती है कि उसे क्या हुआ है। हमारा हीरो बस पूछता है कि क्या वो उस पर भरोसा करती है, और वो कॉन्फिडेंट होकर हाँ में सर हिलाती है, उसे याद दिलाते हुए कि उन्होंने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है। उसे गले लगाकर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को यकीन दिलाती है कि उसका भरोसा बिना किसी शर्त के है, और वो मानती है कि उसके एक्शंस उसकी भलाई के लिए है। शियान उसका सर थपथपाता है और उसे तुरंत अपना सामान पैक करने का निर्देश देता है ताकि वो उसके साथ घर वापस आ सके। वो 2 घंटे में तैयार होने के लिए मान जाती है, मुस्कुराते हुए और बिना कोई डिटेल मांगे, उस पर अपना विश्वास फिर से जताते हुए। इस बार हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि युन जिंदा रहे। ये होती है असली फैमिली। जीएफ ने धोखा दिया पर बहन ने बिना सवाल किए ट्रस्ट किया। प्रायोरिटी सेट है बॉस। बाद में वो एयरलूम शियान के हाथ में रखा होता है, जो काफी साधारण दिख रहा है। अचानक उसकी आंखों की आग टोकन में समा जाती है, उसे उसकी गहराइयों में खींच लेती है। हमारा हीरो खुद को 6 ग्रेट हेल्स के सामने खड़ा पाता है, जो डरावने प्राणियों और आतंक के एक व्यापक ऑरा से घिरा हुआ है। वो देखता है कि बिजली उस ढांचे को घेरे हुए है जो उसकी सीमाओं में फंसे डीमंस को दबा रही है। पास में एक आकृति देखकर शियान उसकी पहचान जानना चाहता है। वो अपना परिचय सुदाजी के रूप में देती है और उसे हेल्स प्रिजन के वार्डन के रूप में संबोधित करती है। साधारण टोकन के अंदर पूरा वीआईपी जेल निकला। भाई अब सीधा वार्डन बन गया, स्वागत नहीं करोगे इनका। सुदाजी समझाती है कि हजारों साल पहले इमॉर्टल एम्परर ने डीमन सप्रेसिंग टावर बनाने के लिए 12 इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया था। ये ढांचा 6 ग्रेट हेल्स है। हजारों सालों में अनगिनत खतरनाक जानवर और पापी देवताओं को यहाँ कैद किया गया, जिन्हें दिन रात आत्मा जलाने वाले बिजली का दर्द सहने की सजा मिली। वो खुलासा करती है कि उसके हाथ में जो टोकन है वो इन दरवाजों की चाबी है, जिससे शियान को एहसास होता है कि वो उसे वार्डन क्यों बुला रही है। उसके सुझाव पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कैदियों का मुआयना करने के लिए जेल में प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, जलती हुई बिजली उनकी ओर दौड़ती है। सुदाजी चिल्लाकर चेतावनी देती है, लेकिन हमारे हीरो की आंखों की आग उन दोनों की रक्षा करती है। प्रभावित होकर वो उसका चेहरा छूने के लिए आगे बढ़ती है, ये टिप्पणी करते हुए कि उसकी आंखें नेदर फायर सीड है। इस शक्ति ने उसे अंडरवर्ल्ड में मरने के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की अनुमति दी। जब शियान पूछता है कि क्या वो वही आवाज थी जो उसने अपने आखिरी पलों में सुनी थी, तो वो उसके परिवार के साथ अपने गहरे बंधन को समझाती है। ग्रेट हेल की गाइड स्पिरिट होने के नाते वो उसे कमीनों द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकती थी। मौत के वक्त उसकी निराशा और गुस्से ने नेदर फायर सीड को जला दिया, और उसने बस उसकी आत्मा को समय में वापस मोड़ दिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि यही उसके पुनर्जन्म का कारण है। गुस्सा ही असली पावर है। मौत को छू के टक से वापस आ गया लौंडा। रिवेंज मोड एक्टिवेटेड। भले ही अपोकलिप्स मंडरा रहा है, उसने अपनी शक्तियां पहले ही जगा ली हैं
और वो भविष्य बदलने के लिए दृढ़ है। सुधा जी समझाती हैं कि 6 ग्रेट हेल्स उसकी सोल पावर के आधार पर लेयर्स में बटा हुआ है। फिलहाल हमारा हीरो केवल सबसे निचले स्तर या लेवल तक ही पहुंच सकता है। ऊपर जाने की कोशिश करना उसे तैयार होने से पहले सबसे ताकतवर हस्तियों के खिलाफ खड़ा कर देगा। एकमात्र सेल जो अभी रोशन है उसमें ब्लैक बियर डीमन कैद है। शियान उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये वही जानवर है जिस पर शू जिन ने पिछली जिंदगी में सवारी की थी। बियर शुरू में गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन जल्द ही वो एक क्यूट और सबमिसिव रवैये में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि शियान ही वार्डन है। अरे, ये तो शूजिन का फ्यूचर पेट है। दुश्मन की सवारी अब अपनी गुलाम बनेगी। भालू ने तुरंत पार्टी बदल ली। वो प्राणी हमारे प्रोटैगनिस्ट की तारीफ करता है कि वो युवा और होनहार है, ये दावा करते हुए कि उसने उसके आने का हजारों सालों से इंतजार किया है। जब डीमन उसे किस करने की कोशिश करता है, सुधा जी उस जानवर को लात मारती है, गुर्राने के लिए उसे बेशरम कहती है। वो उसे दफा होने का आदेश देती है, बावजूद इसके कि बियर विरोध करता है कि उसने अभी तक वार्डन को ठीक से ग्रीट भी नहीं किया है। पास में एक भयानक मॉन्स्टर मजाक उड़ाता है, ये नोट करते हुए कि कैसे हजारों साल पुराने डीमंस लंबी कैद के बाद लैप डॉग्स बन जाते हैं। भालू तो फुल सिंप निकला। किस करने आ रहा था, सुदाजी ने लात मार के साइड कर दिया। दूर रह चिपकू। वो वार्डन के बारे में कुछ भी खास नहीं पाता, जो पूरी तरह से एक टोकन पर निर्भर है, और लड़के को चैलेंज करता है कि वो हजारों साल की बिजली को सह कर दिखाए। शियान उस ताने को नजरअंदाज करता है। इन दीवारों के अंदर कैद लेजेंडरी बींग्स को देखकर हैरान होता है। वो मजाक उड़ाने वाले मॉन्स्टर को देखता है और उसे तुरंत पहचान लेता है, लेले ज़ेंजी। सुधा जी हमारे हीरो की उसकी तीखी इंट्यूशन के लिए तारीफ करती है। वो मॉन्स्टर वर्ल्ड की हायरार्की समझाती है, सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेज और उसके आगे। क्योंकि वार्डन अभी सबसे निचले स्तर पर है, वो केवल जनरल लेवल के अपराधियों को अनलॉक कर सकता है। एक और नमूना आ गया चौथ दिखाने, पर भाई चिल है, उसे पता है ये सब पोकेमॉन की तरह कलेक्ट करने हैं बाद में। ऊंची मंजिलों पर और भी ज्यादा खौफनाक हस्तियां रहती हैं, जिसमें लेडी नुआ भी शामिल हैं, जो एक फॉर्मर गॉड लेवल बीइंग हैं और अब समय में खो गई हैं। सुधा जी शियान को प्रोत्साहित करती है कि वो आखिरकार पूरे टावर को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत करे। हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रिजन की दुर्भेद्य प्रकृति से प्रभावित होता है। अगर जनरल लेवल के जानवर इतने शक्तिशाली हैं, तो वो टॉप फ्लोर वालों की ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसे कॉन्फिडेंस की एक लहर महसूस होती है, ये जानते हुए कि ये मॉन्स्टर्स उसकी ताकत बनेंगे। आगे बढ़ने के लिए उसे सोल पावर अब्जॉर्व करनी होगी, जो सुधा जी समझाती हैं कि स्टैंडर्ड एबिलिटीज से अलग है। जबकि सर्वाइवर्स ज़ॉम्बी और म्यूटेंट कोर्स से एबिलिटीज प्राप्त करते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट केवल गॉड्स को मारकर ही सोल पावर प्राप्त कर सकता है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर शियान आने वाले केओस के लिए तैयारी करता है। 3 दिनों में जब गॉड्स उतरेंगे, वो अपना शिकार शुरू करेगा। लेवल अप का प्लान सेट है, गॉड्स को मारो, पावर बढ़ाओ। 3 दिन बचे हैं और भाई का ग्राइंड सेट शुरू होने वाला है। हमारा हीरो चला जाता है, उन कई तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो अभी बाकी हैं। शियान को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में किसी ने इसी मार्केट में बाइंडिंग इमॉर्टल रोप, अमर रस्सी ढूंढी थी, और वो एक शक्तिशाली एबिलिटी यूजर बन गया था। अगर उसकी याददाश्त सही है, तो वो खजाना यहीं कहीं छुपा हुआ है। अपने नेदर फायर सीट की वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक एंटीक से एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। सीन शिफ्ट होता है एक सूट पहने आदमी पर, जिसका नाम सोंग तियान है, जो सोंग फैमिली का मुखिया और जुजुन का पिता है, जो बुजुर्ग हुआंग के साथ है, जो एक एंटीक अप्रेजर परखी है। सोंग तियान हमारे हीरो को दूर से देखता है और सोचता है कि वो वहां क्या कर रहा है। उसे याद आता है कि उसने जुजुन को यूजफुल दोस्त चुनने की सलाह दी थी, और जुजुन ने शियान को एक बेवकूफ लड़के के रूप में डिस्क्राइब किया था, जिसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। इनको लग रहा है हीरो बेवकूफ है, पर असली प्लेयर कौन है ये अभी पता चलेगा। जब सोंग तियान इस पर विचार कर रहा होता है, एल्डर हुआंग पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। सोंग विषय बदल देता है, ये दावा करते हुए कि कुछ नहीं है, और सुझाव देता है कि उन्हें एल्डर की विशेषज्ञता के आधार पर एंटीक्स ढूंढना जारी रखना चाहिए। एल्डर हुआंग उसे भरोसा दिलाते हैं कि एंटीक्स को परखना उनका एकमात्र हुनर है, लेकिन अफसोस जताते हैं कि वहां मौजूद ज्यादातर आइटम्स बस क्राफ्ट्स यानी नकली हैं। सोंग को याद आता है कि एक एंसेस्ट्रल वर्शिप सेरेमनी के बाद उसने अपने पूर्वजों की शिक्षाओं के सपने देखने शुरू किए थे, जिसमें उसे एंटीक्स ढूंढने का निर्देश दिया गया था। यही वजह है कि उसने एल्डर हुआंग को आमंत्रित किया, क्योंकि वो सफल होने के लिए उत्सुक है। एल्डर हुआंग चारों ओर देखते हैं और चिल्लाते हैं कि उन्हें वो मिल गया है। इससे पहले कि वो आइटम पर दावा कर सकें, हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर अपना हाथ रख देता है और शॉपकीपर से कीमत पूछता है। एल्डर अंकल ने ढूंढा, पर हीरो ने हाथ मार लिया। स्पीड मैटर्स अंकल, अब बिडिंग वॉर शुरू होगी।
शॉपकीपर समझाता है कि ये मिंग डायनेस्टी का एक गोड यानी लौकी या कमंडल है और 10,000 मांगता है। हमारा लड़का एक्सट्रीम शॉक के साथ रिएक्ट करता है, ये तर्क करते हुए कि 10,000 बहुत ज़्यादा महंगा है। वो एंटीक का मुआयना करता है, शॉपकीपर को एक दरार दिखाता है और इशारा करता है कि कैसे ये एक टूटी हुई रस्सी से बंधा हुआ है। शियान दावा करता है कि ये बस एक नॉर्मल क्राफ्ट है जो 100 येन का है। शॉपकीपर गुस्सा हो जाता है, एंटीक वापस छीन लेता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसका समय बर्बाद करने के लिए चले जाने को कहता है। एल्डर हुआंग शॉपकीपर से पूछते हैं कि क्या वो एक नज़र देख सकते हैं और वो और सॉन्ग दोनों गोड का मुआयना करने लगते हैं। इस बीच शियान वहां से चला जाता है क्योंकि उसे वो मिल गया जो उसे वास्तव में चाहिए था। वो सोचता है कि किसी को शक नहीं होगा कि वो छोटी सी रस्सी दरअसल एक जादुई खजाना है, बाइंडिंग इमॉर्टल रोप। स्कैम 2099। हीरो ने 100 रुपए की एक्टिंग करके असली माल यानी रस्सी उड़ा लिया और इनको टूटी हुई लौकी पकड़ा दी। बिजनेस माइंड लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स। हमारा हीरो रस्सी को अपनी जेब में रखता है और याद करता है कि कैसे उसकी पिछली जिंदगी में सॉन्ग फैमिली ने उसकी बहन को पकड़ लिया था। उन्होंने सिर्फ उसका टोकन नहीं लिया था, उन्होंने उसे ब्लड सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल किया था। वो दृढ़ है कि इस बार वो उन्हें जाने नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है जब हुआंग सॉन्ग को गोड के हल्का स्पिरिचुअल ऑरा के बारे में बताता है। जब सॉन्ग शॉपकीपर से सवाल करने वाला होता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे से इंटरप्ट करता है। वो पूछता है कि क्या सॉन्ग वहां एंटीक्स ब्राउज करने आया है। सॉन्ग मुस्कुराते हुए मुड़ता है, शियान को पहचानता है, हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो एंटीक्स में दिलचस्पी रखेगा। वो जिक्र करता है कि उसे जुजुन से हेयरलूम के बारे में पता चला और सुझाव देता है कि वो बाद में इस पर बात करें। सॉन्ग अंकल को अभी भी लग रहा है कि वो कंट्रोल में हैं। हीरो के दिमाग में जो खून का बदला चल रहा है, इनको इसका आइडिया भी नहीं है। शियान फिर चिल्लाता है कि भले ही सॉन्ग अमीर है, फिर भी वो इतना छोटा गोड खरीद रहा है, जोर से सवाल करते हुए कि क्या आइटम वास्तव में कीमती है। जब भीड़ ये सुनती है तो वो स्टॉल की ओर दौड़ती है, ये मानते हुए कि गोड एक इनाम होना चाहिए क्योंकि एल्डर हुआंग एक एक्सपर्ट हैं। लोग बोली बढ़ाने लगे। एक ने 12,000 ऑफर किया जबकि दूसरे ने 20,000, जिससे शॉपकीपर का लालच बढ़ गया। जुजुन का पिता गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कि वो पहले आया था, लेकिन दुकान अब बोली लगाने की मांग करने वाले लोगों से भर गई है। एक व्यक्ति 50,000 ऑफर करता है। सॉन्ग आखिरकार इसे खरीद लेता है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस से 17,000 ज्यादा खर्च करने के बाद ही। वो शियान से नाराज है क्योंकि ये सारी स्थिति उसकी वजह से पैदा हुई थी। हीरो ने आग लगा दी मार्केट में, गार्बेज गोड के लिए लोग लड़ रहे हैं। सॉन्ग अंकल ने महंगे में कचड़ा खरीद लिया, लॉल। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उस हेयरलूम का जिक्र करता है जो सॉन्ग ने पहले उठाया था। सॉन्ग मानता है कि उसने जुजुन से इसके बारे में सुना था और इसे देखने की मांग करता है। हमारा हीरो उसे हेयरलूम दिखाता है और एक नज़र में ही एल्डर हुआंग को एहसास हो जाता है कि ये सचमुच एक खजाना है। वो इसे साफ साफ देखने के लिए कहता है, लेकिन शियान शरारत से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो इसे लापरवाही से दूसरों को नहीं दे सकता। सॉन्ग अपने बेटे और हमारे हीरो के बीच की दोस्ती का इस्तेमाल करके एक्सेस पाने की कोशिश करता है, लेकिन शियान फिर भी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो जुजुन को जानता भी नहीं है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है, मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं कि क्या उसे टोकन देखने देने के बदले कुछ चाहिए। दोस्ती? कौन सी दोस्ती? भाई ने सीधा पहचानने से इनकार कर दिया, अब असली वसूली शुरू होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना फोन निकालता है और पैसे मांगता है, 1,000 युआन प्रति मिनट 5 मिनट के लिए। वो कहता है कि अगर उन्हें ऑफर पसंद नहीं है तो वो चला जाएगा, लेकिन मिस्टर सॉन्ग पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सहमत होता है और टोकन सौंप देता है। मिस्टर सॉन्ग से वसूले गए पैसों के साथ वो भारी मात्रा में पानी और खाना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। सुधा जी समझाती हैं कि प्रिजन एक स्टेसिस फील्ड के रूप में काम करता है। अंदर स्टोर किया गया कोई भी आइटम समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता। हमारा हीरो बाद में फ्रेश चिकन खाने के लिए जिंदा जानवर पकड़ने पर भी विचार करता है। 1,000 युआन पर मिनट। भाई ने तो टोकन दिखाने का भी टिकट लगा दिया और जेल अब बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज। कुछ मिनटों के बाद शुरुआती भुगतान खत्म हो जाता है। शियान जोड़े के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ऑब्जर्वेशन के कुछ और मिनटों के लिए भुगतान करना चाहते हैं। इसके बजाय मिस्टर सॉन्ग जानना चाहता है कि क्या वो आर्टिफैक्ट बेचने को तैयार है। हमारा प्रोटैगनिस्ट 10 मिलियन युआन की मांग करता है, ये तर्क देते हुए कि क्योंकि टोकन हजारों सालों से पास किया गया है, इसलिए कीमत बिल्कुल भी महंगी नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर वहां से चला जाता है, ये दावा करते हुए कि उसे दूसरे मामलों पर ध्यान देना है। अप्रेजर सुझाव देता है कि सॉन्ग को कीमत पर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि टोकन एक असली एंटीक है, लेकिन सॉन्ग उसे खारिज कर देता है। उसकी मदद के लिए खोखली तारीफ करके उसे वापस भेज देता है। 10 मिलियन मांगने में क्या शर्म। सॉन्ग अंकल का दिमाग हिल गया है, पर असली प्लान तो कुछ और ही है। अकेले रह जाने पर मिस्टर सॉन्ग जुजुन को कॉल करता है और उसे क्लैन मेंबर्स को इकट्ठा करने का आदेश देता है। वो अपने बेटे को शियान और उसकी बहन शियाओ युन को तुरंत ढूंढने और उन्हें टोकन के साथ वापस लाने का हुक्म देता है। वो इतना गुस्सा है कि वो लड़की को भी मारने का संकल्प लेता है, अपने पूर्वजों की फीमेल ब्लड सैक्रिफाइस की मांगों को याद करते हुए।
हालांकि ये टकराव बिल्कुल वही है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उकसाना चाहता था। भले ही उसे थोड़ा अफसोस है कि उसने पहले उस आदमी से और पैसे नहीं निचोड़ा। सीन शिफ्ट होता है शियान पर, जो अपनी बहन श्याओ यून के साथ खड़ा है, जो सूटकेस के साथ तैयार है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करते हैं, एक महिला उनकी ओर दौड़ती है, उन्हें रुकने के लिए कहती है। वो बिशी है, श्याओ यून की होम रूम टीचर। सॉन्ग अंकल ने पूरी विलेन टीम बुला ली, खत्म कर दो दोनों को। पर भाई ने तो पहले ही स्क्रिप्ट लिख रखी है, आओ बेटा आओ। जब लड़की पूछती है कि वो क्यों आई है, तो टीचर जिद करती है कि वो अगले दिन होने वाले जरूरी एग्जाम की वजह से नहीं जा सकती। हमारा हीरो समझाता है कि उसने अपनी बहन को स्कूल से टेम्पररी लीव लेने का निर्देश दिया है। बिशी उसे घूरती है, कंफर्म करती है कि वो भाई है। वो चिल्लाना शुरू करती है, ये नोट करते हुए कि श्याओ यून उसकी टॉप स्टूडेंट है। ये सुनकर कि भाई बहन अकेले रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता गुजर चुके हैं, वो अपनी निराशा व्यक्त करती है, ये दावा करते हुए कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई इतना लापरवाह होगा। वो लीव के लिए सहमत होने से इनकार करती है, लड़की के ब्राइट फ्यूचर का हवाला देते हुए। हर बार जब शियान समझाने की कोशिश करता है, वो बीच में बोल पड़ती है, चिल्लाते हुए कि जब तक धरती नहीं फट रही है, लड़की को स्कूल में रहना होगा। टीचर मैडम को लग रहा है एग्जाम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे मैडम, दुनिया खत्म होने वाली है, एग्जाम पेपर ज़ॉम्बीज खाएंगे क्या? ये महसूस करते हुए कि वो कितनी जोर से बोल रही है, टीचर खुद को शांत करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें बताता है कि वो एक महान टीचर हैं, लेकिन सुझाव देता है कि वो तुरंत खाना, पानी, दवाई और हथियारों का एक बड़ा स्टॉक जमा कर ले। वो उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें जल्द ही इनकी जरूरत पड़ेगी। वो सोचती हैं कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, सप्लाईज के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे दुनिया सच में खत्म हो रही हो। जैसे ही भाई बहन वहां से जाते हैं, वो केवल लड़की की सेहत के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। बाद में उनके घर पर शियान अपना सामान पैक करता है, जबकि जियाओ यून बिस्तर पर बैठी है। टीचर सोच रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये प्रेपर क्यों बन गया? पर मैडम, सिलेबस चेंज होने वाला है। अचानक हुई जल्दी से कंफ्यूज होकर वो उसे यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी रक्षा करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट एयरलूम टोकन उसके गले में बांध देता है और उसे बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, सख्ती से निर्देश देते हुए कि किसी के लिए भी दरवाजा ना खोलें। वो उसे जल्दी वापस आने के लिए कहती है ताकि वो डिनर बना सके। हमारा हीरो जानता है कि जब तक वो टोकन पहनी हुई है, वो हमेशा उसकी वेयर अबाउट्स यानी ठिकाना ट्रैक कर सकता है। अब उसे बस और पैसे सिक्योर करने पर ध्यान देने की जरूरत है। जीपीएस ट्रैकर पहना दिया बहन को, सेफ्टी फर्स्ट। भाई अब मिशन पैसा वसूल पे निकला है। शियान एलिवेटर से बाहर निकलता है, पहले इस बात से अनजान कि रोलान पास की एक दीवार के पीछे छुपी हुई है। वो सूजुन के साथ कॉल पर है, ये जानते हुए कि जियून अब स्कूल में नहीं है। रोलान उसे घर की तरफ डायरेक्ट करती है और सूजुन उसे समय बर्बाद करने का निर्देश देता है जब तक कि वो वहां पहुंच न सके। अगले ही पल वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने आती है, पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया और जिक्र करती है कि सूजुन उससे मिलना चाहता है। शियान बस उसे इग्नोर करता है और चलना जारी रखता है। लो, आ गई पापा की परी एक्टिंग करने। हीरो ने जो सीन जोन किया है ना, मजा आ गया। उसकी बेरुखी से ऑफेंड होकर वो मांग करती है कि वो इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, एक लविंग टोन अपनाते हुए पूछती है कि वो ब्रेकअप के बारे में क्यों सोच रहा है, जोर से सोचते हुए कि क्या वो बस जेलस है। हमारा हीरो अपना हाथ उसकी पकड़ से खींच लेता है, ये कहते हुए कि उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के ख्याल से ही उसे उल्टी आती है। वो उसे दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगती है। उसके आउटबर्स्ट को नजरअंदाज करते हुए वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। उल्टी आती है तुझे सोच के, इमोशनल डैमेज लेवल क्रिटिकल। बेइज्जती हो तो ऐसी हो। जब वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो अपना प्रॉपर्टी डीड दिखाता है और समझाता है कि वो घर बेचने जा रहा है। रोलान शॉक हो जाती है क्योंकि ये खुलासा होता है कि उसने उसे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से डेट किया था। वो पूछती है कि वो इसे क्यों बेचेगा और हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे क्विक कैश की जरूरत है और वो इसे सस्ते में बेचने को तैयार है। वो सुझाव देता है कि अगर उसे ये चाहिए तो वो इसे खुद खरीद ले। गोल्ड डिगर का दिल टूट गया, घर बिक रहा है, मतलब उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। शक करते हुए वो सोचती है कि वो 3 मिलियन युआन के घर को बेचने के बारे में इतना शांत क्यों है। जब वो उसकी कीमत पूछती है तो वो सिर्फ 1 मिलियन मांगता है। वो मानती है कि शायद वो कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन उसके कारणों की परवाह किए बिना वो जुजुन के लिए और समय खरीदने के लिए इस ट्रांजैक्शन का उपयोग करने का फैसला करती है। वो पूछता है कि क्या वो दिलचस्पी रखती है, ये नोट करते हुए कि अगर वो नहीं है तो वो सीधा एजेंसी के पास जाएगा। डील सिक्योर करने के लिए उत्सुक वो 3 लाख के डाउन पेमेंट का सुझाव देती है और बाकी बाद में देने को कहती है। 3 मिलियन का माल 1 मिलियन में 66% डिस्काउंट। रोलान को लगा लॉटरी लग गई, पर असली में चूना लगने वाला है। हमारा हीरो दृढ़ रहता है, तुरंत पूरे भुगतान की मांग करता है।
रूलान सोचती है कि क्योंकि जुजुन उसे जल्द ही मारने का इरादा रखता है, जो भी पैसा वो देगी वो आखिरकार वापस उसके पास ही आ जाएगा। वो पूरी राशि के लिए सहमत हो जाती है और रियल एस्टेट ऑफिस तक उसके साथ जाती है। ऑफिस में रूलान अपनी माँ को खरीद समझाने के लिए कॉल करती है, जोर देकर कहती है कि पैसा उनके पास वापस आ जाएगा। उसकी माँ विरोध में चिल्लाती है क्योंकि ये परिवार की लाइफ सेविंग्स है, लेकिन रोलान उन्हें शांत करने और फंड सिक्योर करने में कामयाब हो जाती है। प्लान देखो शैतान का, अभी पैसे दे देती हूँ, मरने के बाद वापस ले लूंगी। माँ की सेविंग्स उड़ा दी लड़की ने। इस बीच शियान बेसब्री से इंतजार करता है, ये कहते हुए कि वो डॉक्यूमेंट्स पर तभी साइन करेगा जब पूरा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। वो आखिरकार पैसे भेज देती है। रोलान मन ही मन खुश होती है, ये सोचते हुए कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को कैश खर्च करने का मौका कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो मौत के लिए चिन्हित है। साथ ही शियान सोच रहा है कि जैसे ही अपोकलिप्स शुरू होगा, घर अपनी सारी वैल्यू खो देगा और उनकी सेविंग्स के बिना उसके और उसके परिवार के पास जिंदा रहने का कोई साधन नहीं होगा। जब वो सुझाव देती है कि वो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले, वो मान जाता है। मास्टर स्ट्रोक, रद्दी कागज के बदले असली कैश ले लिया। वो सोच रही है इसका कटेगा, पर असली में तो उसका खुद का कट गया। सीन शिफ्ट होता है प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने। जुजुन के क्लैन मेंबर्स बाहर इकट्ठा होते हैं, शियान और उसकी बहन को पकड़ने के अपने प्लान पर चर्चा करते हुए। वो हमारे हीरो के वापस आने से पहले लड़की पर हमला करने का फैसला करते हैं। अपार्टमेंट के अंदर ज़ाओयुन किचन में रहती है, चुपचाप अपने भाई के लिए डिनर तैयार कर रही है। जुजुन शियान के घर के सामने खड़ा होता है, ज़ाओयुन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाती है और उसे सूचित करती है कि उसका भाई फिलहाल बाहर है। विलेन गैंग पहुंच गई, बहन अकेली है और ये दरवाजा तोड़ने वाले हैं। माहौल गर्म है। वो खुलासा करता है कि उसे इस बात की अच्छी तरह जानकारी है, लेकिन जिद करता है कि वो उसे अंदर आने दे, बाहर की गर्मी के बारे में शिकायत करते हुए। उसके पीछे उसके आदमी हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की तैयारी करती है, उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट की चेतावनी याद आती है। वो जुजुन से कहती है कि उसे उसके भाई के वापस आने तक बाहर इंतजार करना होगा। जुजुन गुस्से में दरवाजा खटखटाने लगता है, दावा करता है कि वो उसके भरोसे की कमी से आहत है। जबकि वो माफी मांगती है, आदमियों में से एक विभिन्न टूल्स का उपयोग करके लॉक खोलना शुरू कर देता है। मुझे दुख हुआ कि तुमने ट्रस्ट नहीं किया। नौटंकी देखो इसकी, इमोशनल ब्लैकमेल फेल हो गया तो अब चोरों की तरह ताला तोड़ रहा है।